सभी को नमस्कार। मैं हूं मीनाक्षी महालक्ष्मी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं सृजनात्मकता टॉपिक। ये सृजनात्मकता वाला जो टॉपिक है ये अपने बीएड फर्स्ट ईयर में है। यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान, रीट, जितनी भी अपनी जो टीचर वाली एग्ज़ाम है सभी में आता है। सृजनात्मकता में 4 तत्वों का समावेश है: मौलिकता, नवीनता, नमनीयता और नवीनता के साथ में उपयोगितावादी तत्व। जो हम नवीन उत्पादन कर रहे हैं उसकी उपयोगिता होना अत्यधिक आवश्यक है। मौलिकता का तात्पर्य, मौलिकता वह तत्व होता है कि अगर किसी उत्पाद का निर्माण किया जाए या किसी विषय वस्तु का निर्माण किया जाए या किसी भी ऑब्जेक्ट का जब निर्माण किया जाता है तो वैसा निर्माण पहले नहीं हो चुका हो। पहले से किए हुए निर्माण में जो कुछ नवीनता लाई जाती है उसे मौलिकता कहा जाता है। सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन उत्पादन की योग्यता। नवीन उत्पादन की योग्यता का तात्पर्य कुछ नया बनाने की योग्यता। जेम्स ड्रेवर जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनकी एक परिभाषा है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना व उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। सृजनात्मकता जो होती है नवीन रचना, अगर कोई नई रचना की गई है या कोई नवीन उत्पादन किया गया है वो सृजनात्मकता उसमें अनिवार्य रूप से होती है। फिर दूसरे अपने मनोवैज्ञानिक क्रो हैं, इनकी परिभाषा है सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसमें कि मौलिकता के परिणामों की अभिव्यक्ति की जाती है। सृजनात्मकता के तत्व। सृजनात्मकता में कि कौन कौन से तत्व हैं जिनका होना अत्यधिक आवश्यक है। तो सबसे पहले धारा प्रवाह, कि शब्द का धारा प्रवाह अच्छा होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में सृजनात्मकता है। कम समय में अधिक से अधिक प्रत्युत्तर देना ही धारा प्रवाह कहलाता है। धारा प्रवाह मतलब शब्दों का प्रवाह। हम अपनी अभिव्यक्ति अगर किसी शब्द के लिए या किसी कंसेप्ट के लिए हम अपने शब्दों में अगर अभिव्यक्ति देते हैं तो कम समय में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति या अधिक से अधिक प्रत्युत्तर धारा प्रवाह कहलाता है। विविधता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, नमनीयता होनी चाहिए। या विविधता का मतलब डिफरेंट तरीके से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आप अलग अलग तरीके से दे पा रहे हो, ये आपकी सृजनात्मकता है। या एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से उत्पादित कर पा रहे हो, ये आपकी विविधता है। मौलिकता, नमनीयता। फिर है तीसरा विस्तारण, वर्णन, व्याख्या। अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए या कोई समस्या दे दी जाए या कोई पॉइंट दे दिया जाए, कोई बिंदु दे दिया जाए बोलने के लिए, तो आप अधिक से अधिक उसको विस्तार से समझा सको, उसका वर्णन कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें। और अगला है पुनः परिभाषीकरण। पुनः परिभाषीकरण का तात्पर्य किसी भी विषय वस्तु को फिर से परिभाषित करना। पुनः परिभाषित करण भी सृजनात्मकता का एक तत्व है। और सृजनात्मकता का अंतिम बिंदु है संवेदनशीलता। जो व्यक्ति सृजनात्मक होता है उसमें प्रत्येक विषय वस्तु के लिए संवेदनशीलता होना अत्यधिक आवश्यक है। उसमें स्वतः ही ये तत्व होता ही है संवेदनशीलता का। अच्छा, सृजनात्मकता की प्रकृति। सृजनात्मकता दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी प्रवृत्ति कि जो अर्जित की जाए सृजनात्मकता, दूसरी ये कि जन्मजात प्राप्त हो। तो ये 2 प्रकार की प्रकृति होती है सृजनात्मकता की, अर्जित और जन्मजात। इसमें बुद्धि का स्तर समान होना अत्यधिक आवश्यक है। अच्छा, इसके बाद हम बुद्धि और सृजनात्मकता का सहसंबंध पढ़ते हैं। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध होता है। धनात्मक सहसंबंध का मतलब अगर बुद्धि अधिक है किसी व्यक्ति में, किसी बालक में, तो सृजनात्मकता भी अधिक होगी। और इसी प्रकार अगर शैक्षिक उपलब्धि का देखा जाए और सृजनात्मकता में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धियां अधिक अच्छी हों तो उसकी सृजनात्मकता भी अधिक हो।
ये इसमें कभी कभी ऋणात्मक सहसंबंध भी पाया जाता है कि कोई बालक सृजनात्मकता में बहुत अच्छा है, सृजनशीलता में कहने का तात्पर्य है कोई कला उसको आती है या कोई मूर्ति बना सकता है या इस तरह का कोई भी क्रिएटिव कार्य कर सकता है, आर्टिस्टिक वर्क कर सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने एकेडमिक्स में या शैक्षिक उपलब्धियां उसकी ज़्यादा अच्छी हों। कभी कभी ये संबंध ऋणात्मक भी हो सकता है। सृजनात्मकता, आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन दो प्रकार का होता है, एक अपसारी चिंतन और दूसरा अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का तात्पर्य, जैसे अपसारी लेंस होता है कि फोकस को डिफरेंट दिशाओं में भेज देता है। ऐसे अगर कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो अनेक दिशाओं में उसका चिंतन, अनेक पहलुओं को सोचकर अगर चिंतन कर सकता है तो वह अपसारी चिंतन होता है, और इसी प्रकार का चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। इसमें बालक एक बिंदु के विभिन्न पक्षों के बारे में सोच सकता है। और दूसरा चिंतन है अभिसारी चिंतन। जो अभिसारी चिंतन है, इसे सृजनात्मक चिंतन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अपसारी चिंतन की तरह विभिन्न पक्षों को सोचने वाला चिंतन नहीं होता है। अतः अपसारी चिंतन ही सृजनात्मक चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन एक प्रकार का चिंतन है, लेकिन इसे सृजनात्मक चिंतन नहीं कहा जाता। सृजनात्मकता का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। सृजनात्मकता के सिद्धांत। सृजनात्मकता का जो प्राचीन सिद्धांत है, इसके अनुसार सृजनात्मकता ईश्वर की देन होती है। वह इस सिद्धांत को वर्तमान में मान्य नहीं किया गया है। इसे आजकल नहीं मानते कि ईश्वर की सृजनात्मकता ईश्वर की देन है, ऐसा नहीं है। ये प्राचीन सिद्धांत है, लेकिन इसको वर्तमान में मान्य नहीं किया गया है। दूसरा सिद्धांत है सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो सृजनात्मकता है प्रत्येक बालक में जन्मजात होती है। किसी भी बालक में, अगर किसी बालक में सृजनात्मकता है तो वह उसकी जन्मजात विशेषता है। तीसरा है वातावरणीय, कि सृजनात्मकता वातावरणीय होती है। सृजनात्मकता का वातावरणीय सिद्धांत मतलब वातावरण द्वारा प्राप्त होती है सृजनात्मकता। फिर अगला सिद्धांत है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत जो है, इसमें माना जाता है कि जो दिमाग होता है, अपने मस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क के दो भाग होते हैं जिन्हें दो गोलार्ध कहा जाता है, एक दायां गोलार्ध और एक बायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध है वो अधिक अगर विकसित है, बायां गोलार्ध अगर अधिक विकसित है तो उस बालक में तार्किकता पाई जाती है, और जिस बालक का दायां गोलार्ध अधिक विकसित होता है उसमें सृजनात्मकता पाई जाती है। अतः कहने का तात्पर्य, अगर किसी बालक में सृजनात्मकता है, इसका तात्पर्य दायां गोलार्ध अधिक विकसित है उसका। फिर अगला सिद्धांत है स्वप्रेरणा सिद्धांत। स्वप्रेरणा का सिद्धांत का तात्पर्य इससे ये है कि किसी भी बालक में जो सृजनात्मकता है वह स्वप्रेरणा के कारण होती है। स्वप्रेरणा के कारण ही उसके अंदर सृजनात्मकता, मतलब सृजनात्मकता किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, उसके अंदर स्वप्रेरणा होती है जिसके कारण की सृजनात्मकता विकसित होती है। फिर मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगी, और सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, वे और भी कुछ जो चैप्टर इसके छूट गए हैं, ये हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।